आप देख रहे हैं द रियल न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। मुख बधिर चोर लाखों का शातिर खेल, बर्थडे पर एसयूवी से की फायरिंग, फर्जी भर्ती असली ठगी, तुष्टिकरण की राजनीति, इंदौर में सीखेंगे स्वच्छता। चलती ट्रेन से लाखों की चोरी करने वाला मुख बधिर चोर पकड़ा गया, पाकिस्तान बॉर्डर से गिरफ्तार कर मोबाइल और गहने बरामद किए। भोपाल जेआरपी ने पाकिस्तान सीमा से सटे जैसलमेर से एक शातिर मुखबिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी चलती ट्रेनों में चोरी कर दिव्यांगता का फायदा उठाकर बच निकलता था। 19 मार्च को कोयम्बटूर जबलपुर एक्सप्रेस में एक यात्री का लगभग 24.5 लाख का बैग चोरी हुआ था। सीसीटीवी और अलग अलग राज्यों की मदद से आरोपी तक पहुंचा गया। पूछताछ में उसके पास से लगभग 25.5 लाख रुपए का माल बरामद हुआ। एक घटनाक्रम हुआ था लगभग 7-8 दिन पहले, जिसमें एक संदीप मधुकर राव कीर करके नाम का व्यक्ति है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है, रायगढ़ ज़िले में जो महाराष्ट्र में पड़ता है। वो ट्रेन से जब सफ़र कर रहा था तो उसके बैग में कुछ सोने की चेन वगैरह सामान था उसका। वो बैग चोरी हो गई थी, तो उसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया गया था। कुछ प्लेटफॉर्म पे जो सीसीटीवी कैमरे थे उसमें फुटेज में हमारे पास में संदेही का चेहरा और उसको जाते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ वो दिख गया था। उसके सीसीटीवी फुटेजेस और फोटोग्राफ जो है वो सभी जितने भी जीआरपी के स्टेशन से वहाँ पर सर्कुलेट करने के बाद में हमारे पास में जब जानकारी आई कि बाड़मेर में इस तरीके का व्यक्ति दिखाई दिया हुआ है, तो हमारी पुलिस जो है वो तत्काल बाड़मेर से संपर्क करके वहाँ पर पहुँची। उसी बीच में उस आरोपी को जो है वो राउंड अप कर लिया गया और साथ ही साथ में उससे जो है वो लगभग 26,10,000 का मशरूका जो है उस व्यक्ति से बरामद कर लिया गया है। फरियादी जो है वो दिल्ली से जो है वापस अपने महाराष्ट्र की तरफ जा रहा था, तो वो ट्रेन में बीच में उसका जो सामान है वो चोरी हो गया था। सर, फरियादी का सामान कितने का मशरूका था? जैसे कि उसके अंदर बताया गया कि उसके बैग के अंदर बड़ी मात्रा में जो सोने चांदी के सामान था, तो अराउंड 25-1 लाख का आसपास का सामान था, 25-26 लाख का, जो हमने रिकवरी की है। आरोपी जो है वो एक मुकबधिर व्यक्ति है, देवीचंद सस्पेक्टेड नाम उसका बताया गया है। उसके पास में अभी हम लोगों को अलग अलग टिकट्स भी मिले हैं, तो वो देखकर प्राइमा फेसी ये लग रहा है कि ये अलग अलग जगहों पर जो है वो ट्रेनों में घूमता रहता है। तो इसके पास में 2 जनरल के टिकट मिले हुए, तो हम लोग वो भी एक बार उसको इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं कि ये साउथ में भी हैदराबाद स्टेशन की तरफ भी गया था, तो वहाँ से भी वापस आया हुआ है। तो बैकग्राउंड उसका देखने में यही लग रहा है कि इसी तरीके से वो ट्रेनों में घूम के कुछ चोरी चकारी करता है करके, मगर मुकबधिर होने की वजह से ये बोल पाल नहीं पाता। उसको हम लोगों ने एक एक्सपर्ट को भी लेके आए थे उसके साथ में बात करने के लिए, मगर उससे भी ज़्यादा जो है वो बात नहीं कर पाया। उसके बाद हम लोगों ने उसका मेडिकल भी करवाया, तो मेडिकल में ये पाया गया कि वो एक्चुअल में मुकबधिर भी है। ये पूरी कार्यवाही इटारसी थाने की है। इटारसी थाने में अभी कुल मिला के 26,10,000 का मशरूका हम लोगों ने बरामद किया। जमींदार ने दोस्तों के साथ कॉलोनी में मचाया तांडव, रात 3 बजे राइफल से फायरिंग की, सीसीटीवी से पहचान कर पुलिस ने धर दबोचा। भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की शीतल पैराडाइज कॉलोनी में रात 3 बजे एसयूवी से आए बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। आरोपी अनिकेत ठाकुर रायसेन का जमींदार बताया जा रहा है, जो अपने 3 दोस्तों के साथ आया था और लाइसेंस्ड 12 बोर राइफल से 3 फायर किए। फायरिंग से कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। पुलिस को शिकायत मिली और सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ दिन पहले थाने में सूचना आई थी कि कुछ व्यक्ति थार गाड़ी में हवाई फायर करते हुए लोगों की जान माल को ताक पर रखते हुए रात्रि में अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में गुजरे हैं। जिस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना की तस्दीक करी गई, जिसमें बाद धारा 125 बीएनएस में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। बाद पुलिस ने जांच उपरांत गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें आरोपियों के पास से एक 12 बोर पिस्तौल राइफ़ल, एक 12 बोर राइफ़ल और 3 कारतूस जो कि खाली मिले जब्त किए गए हैं। इसमें 4 आरोपी मिले हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, शेष विवेचना की जा रही है। सर, इनके पास बंदूक कहाँ से आई? इसमें से एक आरोपी जिसका नाम अनिकेत है, उनकी स्वयं की लाइसेंस्ड राइफ़ल थी 12 बोर की, तो उसके द्वारा उन्हें कृत्य किया है। सर, उद्देश्य क्या था इस तरह का हवाई फायर? ये जो प्रथम जांच आई उसमें नशे की हालत में इन्होंने दहशत फैलाने के उससे और मस्ती खोरी करने के उसमें इनने हवाई फायर करे हैं। इसमें हमने कठोर कार्रवाई की है और हम उनके लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए लिख रहे हैं। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है?
बेसिकली रायसेन क्षेत्र के आसपास के रहने वाले हैं और खेती किसानी और इस सब में ज़्यादातर इनमें से ज़्यादा आरोपी वो कार्रवाई करते हैं। अभी कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं मिला है और हम उसकी जांच कर रहे हैं और अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो हम उस पर भी जो भी विधिवत कार्रवाई है करें। कुल कितने आरोपी थे? इसमें 4 आरोपी थे जो साथ मिलकर एक थार गाड़ी में जाकर ये सब कृत्य कर रहे थे और चारों को आरोपी बनाया गया है और हम इसमें जल्दी विवेचनापूर्ण करें। इनको अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया है। रायसेन जिले से इनको गिरफ्तार। आयुष विभाग के नाम पर ठगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से फीस वसूली। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए विभाग की किसी वेबसाइट के जरिए फॉर्म भरते हैं तो होशियार हो जाइए। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों की फर्जी वेबसाइट बनाकर भर्ती के नाम पर ठगी का एक बड़ा खेल सामने आया है। साइबर ठग सरकारी विभागों के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट बनाते हैं और फिर उन पर भर्ती निकालकर फॉर्म फीस के जरिए ठगी करते हैं। ताजा मामला आयुष विभाग का सामने आया है। यहाँ ठगों ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 1972 पदों पर भर्ती निकाल दी थी और नौकरी के लिए आवेदन करने वालों से एक फॉर्म भरने के 250 से 500 रुपए तक वसूल रहे थे। विभाग के कर्मचारियों को जब इस ठगी के खेल का पता चला तो उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की। उसके बाद MP नगर थाने में शिकायत आवेदन दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले मतलब दिनांक 6 तारीख को लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने उल्लेखित किया कि उनकी ID, उनकी जो मेल जो वेबसाइट है उससे मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर एक वैकेंसी का इश्तिहार निकालकर जिसको सोशल मीडिया पर प्रसार किया गया और कुछ लोगों से धोखाधड़ी की घटना करी गई है जिनमें कुछ अभ्यर्थियों ने फीस जमा कराई थी। उपरोक्त के संबंध में आवेदन प्राप्त होने के पश्चात थाना MP नगर में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। हम वेबसाइट की जानकारी और हम तकनीकी जानकारी ले रहे हैं और शीघ्र इसमें अग्रिम कार्रवाई करें। अभी तक की वेबसाइट के जिस तरह बताया जा रहा है कितना रकम का खुलासा हो गया? इस संबंध में हमें जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पत्राचार हुआ है उसमें जो विक्टिम थे उन्होंने पहले वहाँ पर रिपोर्ट किया तो जिसके आधार पर उन्हें हमें लेख किया गया है। हम उनकी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं और लगभग अभी प्रथम दृष्टया 10 से 15 लोग जो बताए जा रहे हैं जिन लोगों ने फ़ीस भर दी थी एडमिशन के लिए जो फॉर्म है आवेदन के लिए फ़ीस भर दी थी। इसमें हम और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, संभवतः कुछ लोग और इसमें आएंगे। PWD मंत्री राकेश सिंह ने ममता और राहुल पर साधा निशाना। बोले वोट के लिए कुछ भी करेंगे। इंदौर पहुंचे मध्य प्रदेश के PWD मंत्री राकेश सिंह ने पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू समाज को निशाना बना रही है और तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उन्हें खुद नहीं पता होता कब क्या बोलना है। रोज सुबह जो बताया जाता है उसमें से आधा ही याद रहता है। सिंह ने तंज कसा। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से बदलाव हो रहा है। 6000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो मध्य प्रदेश के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में और गडकरी जी ने मंत्रालय संभालने के पश्चात देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया है वो अद्भुत है और मध्य प्रदेश में उसकी झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आज केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री माननीय गडकरी जी का आगमन हो रहा है। 6000 करोड़ रुपए से अधिक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अभी जो राशि इस बार मिली है देश में सर्वाधिक राशि है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से जो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दी है और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण भी मध्य प्रदेश में हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में बहुत सकारात्मक परिवर्तन है। आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बन रही हैं वो मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये स्वर्णिम काल है और ये हो पा रहा है इसलिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन है, नेतृत्व है। गडकरी जी भूतल परिवहन विभाग संभाल रहे हैं और उनका कुशल मार्गदर्शन है और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सकारात्मक ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है
ये उसका मिला जुला परिणाम है। पश्चिम बंगाल में लगातार आग लगाया जा रहा है वक्त बिल के विरोध में, बड़ा चैलेंज होने वाला आप लोगों के लिए, कैसे चैलेंज एक्चुअली पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के लिए ही है। देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इन विपक्षियों की एक अच्छी खासियत है, ये संविधान जेब में रख के घूमते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर देश की पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया है तो संविधान सम्मत है, और इसलिए जब वो संविधान सम्मत है तो उसके विरोध में जाना संविधान का मजाक करना है। ममता बनर्जी किसी भी हद तक जा सकती हैं अपने वोटों के तुष्टीकरण के लिए। पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि जो बहुसंख्यक वर्ग है आज बुरी तरीके से आहत है। ममता बनर्जी जानबूझकर तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक हिंदू वर्ग की न केवल भावनाओं को आहत कर रही हैं, बल्कि जितना अधिक उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पहुंचा रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भी तो मुसलमानों के वोट पे ही रह गए, ओबीसी उनके हाथ से निकल गया। राहुल गांधी कब क्या कहेंगे ये कौन जानता है, उनकी पार्टी भी नहीं जानती। रोज़ सुबह जो उनको बताया जाता है उसमें से आधा वो भूल जाते हैं, आधा वो बोल देते हैं, और बचे हुए में बोलते समय जो अपने दिमाग का जब वो उपयोग करते हैं तो वो इसी रूप में सामने आता है जो सामने आ रहा है। और इस तरह की टिप्पणियां बार बार करना, देश को बार बार वोट बैंक में अलग अलग वर्गों के बीच में बांटना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसका खामियाजा ही कांग्रेस भुगत रही है। कांग्रेस के अधिवेशन में तय हुआ पर वो काम करेंगे, जिला अध्यक्षों को ज़्यादा पावर देंगे, पन्ना अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष बनाएंगे। बीजेपी की नीतियों को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? कहाँ तक नकल करते रहेंगे? जब उसमें अकल का इस्तेमाल ही नहीं होगा तो नकल भी कहाँ सफल होगी। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को सीधे तौर पर उनको स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि इन नीतियों के कारण ही विश्व में भारत की साख बढ़ी है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और देश में ये जो कायाकल्प हो रहा है विकास कार्यों का, जनता का, जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का सकारात्मक परिणाम है। राहुल गांधी कह रहे हैं दलित मंदिर जाता तो ये मंदिर धुलवाते हैं। 75 साल हो गए देश की आज़ादी के, कितना डराओगे, कितना डरा रहे हैं। अब तो हालत ये हो गई है कि वोटों के खातिर ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दलितों का सर्वाधिक सम्मान अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय हुआ है। कि दलित विरोधी तो खुद राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के उनके सब पूर्वज और उनकी पार्टी रही है। जिन भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान पूरा दलित समाज और देश करता है, उनका अपमान बार बार किसने किया? कांग्रेस ने। और उनके सम्मान में ये पंचतीर्थ किसने बनवाए? माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। इसलिए सब जानते हैं ये केवल राजनीति है। देश का दलित वर्ग ये भी जानता है। कांग्रेस कह रही है कि ईसाइयों की जमीन पर वक्फ संशोधन बिल के बाद, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो देश के ईसाइयों को कैसे डराएंगे? बार बार भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक दूर रहें, कांग्रेस ये कोशिश करती आई है। अल्पसंख्यकों का भला कभी किया नहीं, लेकिन डराकर उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है, जो अब चलने वाला नहीं है। नीलम गोहरे ने इंदौर मॉडल को सहारा, बोली अब महाराष्ट्र में भी दिखेगा ऐसा ही सफाई सिस्टम। वक्फ बोर्ड पर भी उठाए सवाल। महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलम गौर इंदौर दौर पर पहुंची और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने इंदौर की स्वच्छता मॉडल की सराहना करते हुए इसे महाराष्ट्र में लागू करने की बात कही। वक्फ मामलों पर बोलते हुए गौरहे ने कहा कि कई करोड़ों की वक्फ जमीनें कम दामों में बेची गई, जिससे साफ है कि इस पर नियंत्रण नहीं है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड से निर्वाहन मिलने पर सवाल उठाए और कहा कि अब ठोस कार्रवाई की जरूरत है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि एडवाइजरी कमेटी है, लेकिन इसे कानून में नहीं बदला गया है। राज्यों को इसमें पहल करनी चाहिए। मिस्टर शिवम वर्मा जी, महानगर पालिका आयुक्त, म्यूनसिपल कमिश्नर इंदौर, इनसे मेरी मुलाकात हुई है और मैं तुरंत कुछ मिनटों में पुण्य मित्र जी भार्गव, मेयर, उनको भी मिलने वाली हूँ। इंदौर से बहुत मेरा गहरा रिश्ता है। हमारे नाना जी मतलब डॉक्टर मुंशी, वो यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर के रिश्ते में काम करते थे। मेरे पिताजी का जन्म ही इंदौर के पास महू में हुआ है,
तो इंदौर की भूमि जो है पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर जी, उनको मैं सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और अभी जो मेरी बात हो गई इसमें ये ज़रूर कहूँगी कि इंदौर जिस तरीके से पर्यावरण में आगे है, साफ़ सुथरा है, स्वच्छ भारत का बहुत अहम हिस्सा है, उसी तरीके से हमारे महाराष्ट्र के कई शहरों के लोग विधायक यहाँ तक आके गए हैं। क्योंकि लेकिन महाराष्ट्र में अभी नई फिर सरकार फिर एक बार चुन के आई है, जिसमें देवेंद्र जी फडणवीस साहब चीफ मिनिस्टर है और एकनाथ जी शिंदे उप मुख्यमंत्री है, जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मैं उस पार्टी की नेता भी हूँ। और अजित जी पवार उप मुख्यमंत्री है। तो ये सब अनुभव जो है वो हमारा पूरा मुंबई का MMR रीजन और पुणे, जलगांव, नासिक हर जगह के लिए बहुत उसका फ़ायदा होगा। और इसके लिए ये सहयोग जो है, जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिस है इंदौर की, उसको हम समझकर उसको और समृद्ध बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अभी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही एक मेरी छोटी सी नम्र विनंती है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो वो मैं उपसभापति विधान परिषद महाराष्ट्र राज्य में एक पोस्ट पर हूँ। तो उसके दायरे में जो भी मुझे ठीक लगेगा, उचित लगेगा, उसका ही मैं जवाब दूंगी। आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और पूरे सब सवाल पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे भी मेरी मर्यादा में उसका जवाब देना होगा। कहिए। स्वच्छता मॉडल है क्या, उसे महाराष्ट्र में भी लाया जा सकता है? क्योंकि इंदौर लगातार 7 बार से नंबर 1 है। यहाँ के कामों को देखने के लिए कई बार महाराष्ट्र के भी दल जो है वो आ चुके हैं। जी बिल्कुल, मुझे आज मैंने वो प्रेजेंटेशन जो वेबसाइट पे है वो भी देखा था, लेकिन मिस्टर वर्मा से जो 3 मुद्दे सामने आ गए, उसमें एक तो है कि 6 तरीके का यहाँ पे ये जो घन कचरा है उसका सब पूरा सेग्रीगेशन होता है, पृथक्करण होता है, वो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात जो है कि जो प्लांट्स लगाए हैं वो PPP मॉडल पे है, जिसके मुताबिक इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उनसे निधि मिलता है, प्राप्त होता है। और तीसरी जो बात है कि जिस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंदौर महानगर पालिका ने किया है, जिसमें लोगों का सहभाग अहम महत्व का है और लोगों के साथ साथ यांत्रिकीकरण, टेक्निकल सपोर्ट भी जो लिया है वो अच्छा है। मुझे लगता है अभी तक कई लोग महाराष्ट्र से यहाँ आके गए हैं, पुणे से भी आए हैं, हर शहर से आए हैं, लेकिन फिर भी उसको आगे लेके जाने के लिए एक सामाजिक इच्छा शक्ति होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अब फडणवीस साहब और शिंदे साहब और अजित पवार मिलकर हम सब लोग फिर एक बार कोशिश करेंगे तो उसमें बिल्कुल यश मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। ये माना जा सकता है कि इंदौर के नगर निगम कमिश्नर और पूरी जो टीम है महाराष्ट्र में जाके अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र को क्लीन किया जा सकता है, जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको लगता है जिन शहरों में। ये इसके बारे में मैं जब प्लान बनाऊंगी हमारे CM साहब और DCM साहब, तब आपका एडवाइस ज़रूर लूँगी मैं। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।